हेलो लाडलों, कैसे हो तुम लोग। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। ठीक है। अगर तुम लोग हमारा लेक्चर फॉलो कर रहे होगे, पिछले लेक्चर तक ज्योग्राफी जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसमें हमने बात किया था अर्थ के इंडिया के बारे में, जिसमें हमने कोर मेंटल क्रस्ट के बारे में पढ़ा था। तो उसमें मैंने एक चीज़ छोड़ दी थी एविडेंसेस के बारे में कि हमें क्या क्या एविडेंसेस मिली है। तो वो चीज़ हम आज इस वीडियो में देखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अर्थक्वेक, इसके बारे में भी आज ही वीडियो में देखेंगे हम लोग। ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू विथ आवर वीडियो। तो देखो, आज वैसा लिख करके ज़्यादा बताने वाली चीज़ें हैं नहीं। मैं तुम लोग को यहाँ नोट्स से बताने की कोशिश करूँगा। आई होप तुम लोग मेरे साथ नोट्स बनाओगे तो और वो बेहतर रहेगा तुम लोगों के लिए। ठीक है। सो देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं क्या, अर्थ इंटीरियर के बारे में। तो अर्थ इंटीरियर के में जाने के पहले तुम ये चीज़ ध्यान रख लो कि हमारे अर्थ में ना ऐसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो हमारे अर्थ में एबोडेंट मात्रा में पड़े हैं, एबोडेंट मात्रा में अवेलेबल हैं। ठीक है, पड़े मैंने गलती वर्ड यूज़ किया है, अवेलेबल हैं। ठीक है, तो उन एलिमेंट्स के बारे में हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि वो कभी भी प्रीलिम्स में तुमसे पूछ सकते हैं कि हाँ ये बताओ कि हाँ कौन सा एलिमेंट एबोडेंट मात्रा में अवेलेबल है हमारे अर्थ अर्थ पे। ठीक है, या तो कभी पूछ लेंगे कैसे घुमा के ट्रिकी कि आयरन कितना परसेंट है, या कितना परसेंट नहीं कि ऐसा आ जाए स्टेटमेंट कि आयरन इज 50 मोर देन 50% अवेलेबल इन अर्थ। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसके लिए तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, मेजर एलिमेंट्स, और वो कितने कितने परसेंट में अवेलेबल है। ठीक है, परसेंटेज तुम अगर नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, लेकिन तुम्हें ये सीरियल वाइज याद रहना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे कम कौन है। ठीक है। तो देखो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भी एलिमेंट्स हम लोग दो बांटेंगे। एक होल अर्थ के बारे में जानेंगे और एक अर्थ क्रस्ट के बारे में जानेंगे। तो पहले होल अर्थ का देखो। होल अर्थ में तुम ऊपर से नीचे देखोगे सेम, आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकल। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि एलिमेंट्स आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकल, ये सारे एविडेंट मात्रा के एलिमेंट हैं जो अवेलेबल अवेलेबल है हमारे होल अर्थ में। पूरे अर्थ की बात चल रही है यहाँ पे। कितने परसेंटेज, 35, 30, 15, 13, 2.4। ये 24 नहीं है, 2.4 है। ठीक है, तो ये तुम एविडेंस का परसेंटेज तुम याद करो ना करो वो दिक्कत नहीं, मतलब उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम्हें मैक्सिमम और मिनिमम ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना है। तो इसके लिए तुम्हारे लिए, अगर तुम इसके लिए देखो कोई निमोनिक्स नहीं बन सकता, तुम्हें इसका केमिकल नेम ही याद रखना पड़ेगा। देखो ये तुम ध्यान कर सकते हो, फेओसीमा निकल। ठीक है, तुम्हारे लिए बढ़िया हो सकता है कि देखो ये तुम्हारा एक न्यूमोनिक बन सकता है, फ्योसिमा निकल। हम अगर होल अर्थ के बारे में बात करें तो फ्योसिमा निकल, ये एलिमेंट्स हैं। अब अर्थ क्रस्ट के बारे में, आई होप तुम्हें पिछले लेक्चर से याद होगा क्रस्ट के बारे में, जो हम ऐसे पढ़े थे हमने। ऐसा था कुछ तो था यहाँ, है ना, क्रस्ट, मेंटल मेंटल कोर। ठीक है, तो अब हम लोग वही क्रस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्रस्ट के बारे में अगर हम लोग देखें तो क्रस्ट के बारे में क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन एंड मैग्नीशियम। ठीक है, ये कुछ एलिमेंट्स है, तुम्हें सीरियल वाइज याद रखना पड़ेगा। एंड उनके परसेंटेज है 46, 28, 8, 5 एंड 4%। ठीक है, इतने इतने मात्रा में अवेलेबल है हमारे अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, इसके लिए यही तुम्हारा न्यूमोनिक बन जाएगा, ओसियाल फीमा। हमने इसके लिए क्या पढ़ा था, हमने इसके लिए पढ़ा था फियोसिमा निकल। होल अर्थ के लिए पढ़ा था फियोसिमा निकल। और अर्थ क्रस्ट के लिए क्या पढ़ेंगे, ओसियाल फेमा, ओसियाल फेमा। तो ये तुमको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा और कोई इसका तरीका नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने तुमको एविडेंसेस के बारे में बोला था, मैंने पिछले लेक्चर में इसको कंप्लीट नहीं किया था। तो यहाँ पे देख लो एविडेंसेस के लिए क्या है ना, रुको मैं इसको पहले इरेज कर दूँ। ये अब साफ सुथरा रहेगा थोड़ा, हाँ ठीक है। देखो, एविडेंसेस के बारे में बात किया था हमने। एविडेंसेस क्या है, दो तरह के एविडेंसेस हम लोग को मिलते हैं, एक डायरेक्ट मिलता है, एक इनडायरेक्ट मिलता है। डायरेक्ट में क्या क्या एविडेंसेस निकलते हैं, जैसे जो हम खुद से हमें देखने को मिल जाता है, मतलब कि हम हमें डायरेक्टली वो आया है हमारे पास कि हाँ भाई देखो ये है हमारे अर्थ के नीचे। जैसे कि देखो, अगर हम माइनिंग कर रहे हैं, माइनिंग करते करते हमें कुछ मिला, तो वो क्या हमें एक डायरेक्ट इंडिकेशन मिला ना कि हाँ अर्थ के नीचे ये है। अगर हम ड्रिल कर रहे हैं हमारे अर्थ में, तो हमें कुछ मिला, तो वो हमें क्या देखने को मिलेगा कि हाँ कुछ एलिमेंट हमें मिला। तो ये हमारा एक डायरेक्ट डायरेक्ट इंडिकेशन हुआ, एक डायरेक्ट एविडेंस हुआ हमारे पास कि हाँ देखो ये एविडेंसेस मिले हैं अर्थ के अंदर से। ठीक है, या इस वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और वॉल्केनिक इरप्शन से जो मैग्मा बाहर आया, तो वो कहाँ से आया, वो भी तो अर्थ के इंटीरियर से ही आया है ना। तो वो भी एक डायरेक्ट एविडेंस बनेगा ना हमारे लिए कि अर्थ के अंदर से आया। तो एक एविडेंस है हमारे लिए कि उससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि हाँ हमारे अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या है।
तो ये कुछ डायरेक्ट एविडेंसेस होते हैं जिनसे हमें मिलते हैं और हमें पता लगता है कि हाँ अर्थ के हमारे इंटीरियर में क्या क्या है। अब डायरेक्ट हो गया तो हमारे पास कुछ इनडायरेक्ट एविडेंसेस भी मिलते हैं। अब इनडायरेक्ट एविडेंसेस क्या है? इनडायरेक्ट एविडेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट भी दो हैं, एक आर्टिफिशियल एक नेचुरल। आर्टिफिशियल जो हम फिजिकल रूप में उन्हें देख नहीं पाते, लेकिन हम उनको किसी तरीके से पता लगाते हैं। जैसे देखो टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, ये इन सब चीज़ों से हमें पता चल रहा है ना कि नीचे क्या चल रहा है। जैसे टेम्परेचर में हम लोग अगर देखें तो हम लोग जितना भी डेप्थ में जाएंगे, ठीक है, जितना डेप्थ में जाएंगे मतलब देखो हर 100 मीटर डेप्थ में जाने से हमारा 2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो ये क्या पता चल रहा है कि हम नीचे जाएंगे अगर अर्थ के इंटीरियर में तो टेम्परेचर का राइज हम लोग को देखने मिलता है। हम लोग ने देखा डेंसिटी, अगर तुम्हें याद होगा पिछले लेक्चर में तो वो भी हमने पढ़ा था क्रस्ट कोर मेंटल का, ठीक है। वैसे ही प्रेशर हो गया। तो ये क्या एक आर्टिफिशियल एविडेंसेस मिलते हैं हमें कि जिससे हमें पता चलता है कि अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें हैं। और नेचुरल एविडेंसेस क्या मिल सकते हैं? सीस्मिक वेव। ये तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम लोग और अच्छे से भी आगे कंप्लीट करेंगे। सीस्मिक वेव से क्या होता है? अर्थक्वेक आते हैं। अर्थक्वेक अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है, अर्थक्वेक। ग्रेविटी, ग्रेविटी से भी हमें पता चलता है कि अर्थ में ग्रेविटी है जो खींचता है चीज़ों को नीचे, है ना, आकर्षित करता है अपनी ओर। मैग्नेटिक स्टडी करते हैं हम लोग। और जो मीटियोर्स मीटियोर्स भी जो बाहर से मीटर्स हमें देखने को मिलते हैं, तो वो भी एक नेचुरल एविडेंसेस है। हमें ये अगर तुम्हें लग सकता है कि ये तो डायरेक्ट एविडेंसेस हो सकता है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं है, ये एक नेचुरल एविडेंस है और इनडायरेक्ट एविडेंस है, ठीक है। तो ये कुछ था तुम्हारा इसके बारे में। अब देखो अब हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थक्वेक के बारे में, तो अर्थक्वेक के पास चलते हैं। देखो अर्थक्वेक का मैं अगर सिंपल सा बनाऊँ, अगर तुम लोग को याद होगा हमने पिछले लेक्चर में देखा था लिथोस्फेयर को, एस्थेनोस्फेयर को, ठीक है। लिथोस्फेयर और एस्थेनोस्फेयर में हमने देखा था। तो मैं तुमको बताया था कि एस्थेनोस्फेयर अर्थक्वेक के समय तुम लोग को बहुत ज़रूरी पड़ेगा। तो अर्थ एस्थेनोस्फेयर में ना यहाँ पे कोई डिस्टरबेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई तो डिफरेंसेस, कोई डिस्टरबेंस होता है जिसके वजह से यहाँ से एस्थेनोस्फेयर के पास से एक अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है। तो अर्थक्वेक ओरिजिनेट कहाँ से होता है? एस्थेनोस्फेयर के पास। ये क्या हो जाता है? एस्थेनोस क्या है? फोकस है, फोकस ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। इस फोकस को ही हम लोग हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। हाइपो सेंटर, हाइपोसेंटर भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। फोकस को हम लोग हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। तो यहाँ एस्थेनोस्फेयर के पास से एक फोकस से तुम्हारे वेव्स निकलना शुरू हुए हैं। तो मान लो ऐसा ऐसा करके ऐसा ऐसा करके ऐसा ऐसा करके ऐसा ऐसा करके वेव्स निकल रहा है, ठीक है। चारों तरफ वेव्स ट्रैवल कर रही हैं। तो एक वेव जो जाकर के सीधा यहाँ पे लगा, मतलब कि अर्थ के सरफेस में टकराया जाकर के सीधा, जो भी अर्थ के सरफेस में जहाँ भी टकराया है, तो जहाँ पे जाके एक वेव जो है जो फोकस से निकला है और अर्थ के सरफेस से टकराया, तो जहाँ पे वो टकराएगा उस जगह को क्या कहेंगे हम लोग? एपी सेंटर। ध्यान रखना, हाइपोसेंटर क्या बोलते हैं? जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है। और एपिसेंटर वो होता है जो जहाँ पे जाके अर्थ के सरफेस में वो वेव्स सबसे पहले हिट करता है, वो हो गया हमारा एपिसेंटर। तो इससे ही क्या हमें एक इसका डेफिनेशन मिल सकता है। देखो अर्थक्वेक की बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशन बन सकते हैं हर चीज़ के। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में तुम्हारा अलग डेफिनेशन है, और फिजिक्स के टर्म्स में अलग डेफिनेशन है, ज्योग्राफी के टर्म्स में अलग डेफिनेशन है। तो ये तुम कहीं पे तुम्हें एक कॉन्क्रीट डेफिनेशन ही नहीं मिलेगा। तो तुम क्या कर सकते हो कि एक अपने नॉलेज के हिसाब से तुम अपना एक डेफिनेशन बना के लिख सकते हो। मान लो ये हमने पढ़ा, तो ये तुम्हारा डायग्राम तुम अगर बना लो, ये तुम डायग्राम बना लो ऐसा करके, ठीक है। ये डायग्राम तुमने बना लिया और इसी डायग्राम से तुमने कोई ऐसा डेफिनेशन लिख दिया। डेफिनेशन क्या? कि अर्थक्वेक मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये थोड़ा प्रोफेशनल भी लगे, है ना, टेक्निकल टर्म्स भी आ जाए जो तुम्हें वहाँ पे प्रेजेंट करने में ज़्यादा बढ़िया प्रेजेंटेबल लगे वहाँ पे आंसर में। तो देखो अर्थक्वेक इज अ जियोफिजिकल फेनोमेना, अर्थक्वेक इज अ जियोफिजिकल फेनोमेना दैट इन्वॉल्व्स डिस्टर्बेंस इन लिथोस्फीयर। देखो आ गया टेक्निकल टर्म आ गया। तुमने लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर तुम जैसे जोड़ोगे तो ये एक टेक्निकल टर्म आ गया। तुम एक लेमन में नहीं लिख रहे हो, तुम टेक्निकल टर्म्स में लिख रहे हो, ठीक है। तो अर्थक्वेक इज अ जियोफिजिकल फेनोमेना दैट इन्वॉल्व्स डिस्टर्बेंस इन लिथोस्फीयर caused due to temperature differences in asthenosphere, है ना। जैसे मैंने तुमको बताया कि यहाँ पे एस्थेनोस्फेयर में कुछ टेम्परेचर डिफरेंसेस हुआ,
जिसके वजह से वेव्स बाहर निकलना शुरू हुए, वेव्स बाहर निकलना शुरू हुए, चारों तरफ वेव्स बाहर निकले, और जो सबसे पहले वेव जाके टकराया अर्थ के सरफेस पे, वो बन गया क्या, एपिसेंटर, अर्थक्वेक का एपिसेंटर बन गया। ठीक है, तो ये एक उसका डेफिनेशन है। तुम अपने अपने हिसाब से भी लिख सकते हो उसको, अगर तुम ऐसे लिखना चाहो तो ये भी ठीक है, अगर नहीं लिखना चाहो तुम अपने हिसाब से भी अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चीज़ों को लिख सकते हो। देयर इज नो 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 प्रॉब्लम इन दिस। ठीक है, और अदर कॉजेज क्या होते हैं, देखो अर्थक्वेक के, एक तो हमने ये पढ़ लिया कि स्टेनोस्फेयर के कारण हो रहा है। अदर कॉजेज क्या हुए, कहीं पर लैंडस्लाइड्स हो गए, कहीं पर एवलांचेस आ गए, कहीं माइनिंग, ओवर माइनिंग तुमने कर दिया, ठीक है, या कोई कोलैप्स हो गया, लार्ज स्ट्रक्चर, बड़े बड़े स्ट्रक्चर जो हम बनाया हुआ आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर, उसका कोलैप्स हो गया। ठीक है, इसी का एक एग्जांपल तुमने देखो, ये एक एग्जांपल है कोयना डैम का, जो महाराष्ट्र में है तुम्हारा। ठीक है, कोयना डैम अर्थक्वेक 1954 में महाराष्ट्र में आया था, तो ये एग्जांपल हो गया तुम्हारा इस चीज़ का। ठीक है, तो ये था तुम्हारा एक बेसिक अर्थक्वेक के बारे में। आई होप तुम लोग समझ रहे हो जो मैं तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वही समझ नहीं आ रहा है तो एक बार और तुम वीडियो पीछे के देख सकते हो, और उस तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो तुम क्या कर सकते हो, तुम कर सकते हो कमेंट, बता सकते हो मुझे क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये ऐसा सीज़मिक वेव्स एंड इसके बारे में, तो इसके पहले, ये सब मैं बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं तुम्हें वेव्स के बारे में बता दूँ कि वेव्स क्या होते हैं, ताकि तुम्हें दिक्कत ना जाए। वेव्स वेव्स के बारे में पढ़ लो, ताकि बिना किसी प्रॉब्लम के मैं तुमको सीधा-सीधा बताता हुआ निकल जाऊँ, ठीक है? तुम्हें ज़्यादा भटकना ना पड़े इस चीज़ को लेकर के। तो देखो, वेव्स क्या होते हैं हमारे, वेव्स 2 तरह के वेव्स होते हैं तुम्हारे, वेव्स 2 तरह के होते हैं। कौन-कौन से? एक होते हैं, मैं कोशिश करता हूँ अच्छी हैंडराइटिंग लिखने का, TRANSVER, ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स, और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। ये 2 तरह के वेव्स होते हैं। अब देखो इनमें डिफरेंसेस क्या है। अब ट्रांसवर्स वेव्स क्या होता है, जो इनका मूवमेंट है वो पार्टिकल्स के परपेंडिकुलर चलता है, बट परपेंडिकुलर टू मूवमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू मूवमेंट ऑफ एनर्जी। देखो इसका मतलब क्या होता है, जब तुमने देखा है, तुम अगर कहीं पर रस्सी रस्सी मान लो, तुम यहाँ खड़े हो, तुम्हारे हाथ में एक रस्सी है, और तुम रस्सी को यहाँ पे, तुम जिम में भी अगर जाते होगे तो एक रस्सी वाला एक्सरसाइज होता है, तुम ऐसे ऐसे करके रस्सी रस्सी करते हो, तो तुम खड़े यहीं पर हो, तुमने रस्सी यहाँ पे एक बार हिलाई, तो क्या हुआ, वो तुम्हारा एनर्जी यहाँ से पास ऑन होते 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 यहाँ एंड में पहुँच गया। तुम उसी जगह पर हो, लेकिन तुम्हारा एनर्जी इस तरह से पास ऑन हो गया। तो ये वही चीज़ बता रहा है कि ट्रांसफर वेव्स वो होते हैं जो जिनका मूवमेंट एनर्जी के जिनके पार्टिकल्स का मूवमेंट एनर्जी के परपेंडिकुलर चलता है। तो देखो इसका भी जो ये वेव्स होते हैं वो इस तरह से चलते हैं, इस तरह से इस तरह से इस तरह से वेव्स चलेंगे, इस तरह, मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्रस्ट होता है, यहाँ पे थ्रो होता है, ठीक है, क्रस्ट थ्रो। एग्जाम्पल इसका क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल जो लाइट वेव्स होते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, वो भी इसी तरह से चलते हैं, ठीक है। ये हो गया ट्रांसफर वेव। इसका अनदर नाम हम लोग जान सकते हैं, वो हो जाएगा शीर वेव्स, इसको शीर वेव्स भी कहते हैं, और इसको हम लोग लाइट वेव्स भी कहते हैं, ठीक है। थोड़ा फिजिक्स का टर्म है, अगर तुम लोग ध्यान रख लोगे तो तुम्हें वेव्स में ज़्यादा फिर दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, अब लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, हमने इसमें देखा कि ये ट्रांसवर्स वेव्स जो होते हैं वो पार्टिकल्स एनर्जी के परपेंडिकुलर चलते हैं, लेकिन यहाँ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है, जो पार्टिकल हैं वो एनर्जी के पैरेलल चलते हैं, वो पार्टिकल्स क्या हैं, एनर्जी के पैरेलल चलते हैं। जब देखो तुमने कभी स्प्रिंग को उछाला है, ऐसा स्प्रिंग होता है, ठीक है। ऐसा स्प्रिंग को तुम अगर ऐसा ऊपर खींचोगे और नीचे खींचोगे तो वो क्या होगा कि वो ऐसा टू एंड फ्रो, ऐसा 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 सीधा सीधा, मतलब कि क्या है कि एनर्जी जहाँ पे तुमने लगाया है, तुमने मान लो एनर्जी ऊपर लगाई है, तो उसी उसी पैरेलल वे में चलेंगे, वो ऐसा ऐसा नहीं भागना शुरू कर देंगे, है ना, उस तरह से भागना नहीं शुरू कर देंगे। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि जो वैसे ही लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी होते हैं, जो पार्टिकल्स हैं वो उस एनर्जी के पैरेलल चलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल हो सकता है साउंड वेव्स, ठीक है, साउंड वेव्स। तो इसमें तुम जान लो कि क्या होता है, ये इसका कॉम्प्रेशन, एक सेकेंड,
compression and rare fraction. सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग ब्रो। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, तुम वो लिख लेना भाई। इसमें स्क्रीन पे लिखने की मुझे आदत नहीं है। ठीक है, तो कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन होता है इसका मूवमेंट। क्या होता है? कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन होता है। इसको हम लोग अदर नेम से भी जानते हैं। अदर नेम हम लोग क्या इसको बोल सकते हैं? इसका अदर नेम क्या बोल सकते हैं हम लोग? इसको प्रेशर वेव्स बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप तुम्हें वेव्स के बारे में क्लियर हो गया होगा जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आई होप कि जब मैं इनका नाम लूँगा तुम समझ जाओगे कि मैं इनका मूवमेंट कैसा होता है, ये किस तरह से काम करती हैं। ठीक है, अगर मैं इनका नाम लूँगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो किस तरह से काम करती हैं। नहीं समझ में आया तो तुम दोबारा देख लो एक बार। ठीक है, तो देखो हम लोग बात करते हैं सीस्मिक वेव के बारे में। सीस्मिक वेव्स, सीस्मिक वेव्स। अब सीस्मिक वेव्स का अब मैं तुम्हें अगर डेफिनेशन लिखना चाहूँ, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, मैं डिक्टेट कर दे रहा हूँ, तुम लोग लिख लेना अपने नोट्स में। तो सीस्मिक वेव्स आर दैट वेव्स दैट कैरी एनर्जी। Seismic waves are that waves that carry energy of an earthquake from one place to another place. ठीक है, seismic wave are that waves that carry energy of an earthquake from one place to another place. ठीक है, seismic wave दो तरह के होते हैं। एक होता है body waves, एक होता है surface waves। ठीक है, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। अब देखो बॉडी वेव्स में क्या होता है? बॉडी वेव्स भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है पी वेव्स, एक होता है एस वेव्स। पी वेव्स मतलब प्राइमरी वेव्स, एस वेव्स मतलब सेकेंडरी वेव्स। आई एम नॉट गोइंग टू राइट द फुल फॉर्म, तुम वो खुद से लिख लोगे। हाँ, पी वेव्स मतलब प्राइमरी वेव्स, एस वेव्स मतलब सेकेंडरी वेव्स। तो देखो प्राइमरी वेव्स वो वेव्स होते हैं जो अर्थ के सरफेस में सबसे पहले पहुंचते हैं। मतलब देखो ये बॉडी वेव्स ऐसा होता है, यहाँ तुम्हारा लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, यहाँ फोकस से वेव्स निकली, वेव्स निकली। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले पहुंचा, ये हो गया तुम्हारा बॉडी वेव्स। ठीक है, मैं तुमको एक अभी बॉडी वेव्स के बारे में बता रहा हूँ कि हाँ यहाँ से ऐसा ये निकला जो सबसे पहले तुम्हारे सरफेस में पहुंच गया। तो ये क्या है? वो सारे वेव्स जो बॉडी तक कैरिड आउट हो गए। बॉडी मतलब क्या? अर्थ के सरफेस तक कैरिड आउट हो गए। ठीक है, वो सारे वेव्स हो गए। ठीक है, अब देखो पी वेव्स क्या होता है, मैंने तुमको बताया कि पी वेव्स होता है जो निकलने के बाद सबसे पहले पहुंचते हैं। इसमें देखो कुछ वेव सीधा ऐसे पहुंचेंगे। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले पहुंचा ये तुम्हारा हो गया प्राइमरी वेव्स। ठीक है, सबसे पहले जो अर्थ के सरफेस को टच किया वो होता है प्राइमरी वेव्स। तो इनके वेव्स कैसे होते हैं? ये होते हैं ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के। ठीक है, इनका मूवमेंट कैसा होता है? इनका मूवमेंट कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। तुमको मैंने अभी अभी वेव्स के बारे में बताया मैंने, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन होता है। तो जो पी वेव्स होते हैं मतलब प्राइमरी वेव्स होते हैं वो होते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और इनका मूवमेंट होता है कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। मतलब ये वाइब्रेट करते हैं टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, मतलब सीधा टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। ठीक है, टू एंड फ्रो वाइब्रेट्स करेंगे। ठीक है, और एक बात पी वेव्स के बारे में जान लो कि ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में ट्रैवल कर सकते हैं। पी वेव्स सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में ट्रैवल कर सकते हैं। ऑब्वियसली सॉलिड में सबसे ज़्यादा करेंगे, लिक्विड में उससे कम, गैस में उससे कम। ठीक है, लेकिन पी वेव्स तीनों वेव्स में ट्रैवल कर सकती हैं। अब देखो एस वेव्स मतलब क्या? सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स देखो, सेकेंडरी वेव्स वो वेव्स होते हैं जो पी वेव्स के बाद पहुंचते हैं सरफेस में। लेकिन ये कौन से वेव्स कैरी करते हैं? ये कैरी करते हैं ट्रांसवर्स वेव्स कैरी करते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स कैरी करते हैं। मतलब इनका मूवमेंट कैसा होगा? टू क्रस्ट एंड थ्रो, क्रस्ट एंड थ्रो, क्रस्ट एंड थ्रो। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जैसे मैंने तुमको पी वेव्स बताया कि वो तीनों मीडियम में ट्रैवल कर सकते हैं ना, सॉलिड लिक्विड गैस। लेकिन जो तुम्हारे सेकेंडरी वेव्स होते हैं
वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल कर सकते हैं। सेकेंडरी वेव सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है। अब ये देख लो कि इनका जो स्पीड है, स्पीड देखो मैंने उसका स्पीड नहीं बताया, स्पीड इनका 4 to 5 किलोमीटर पर आवर का होता है। 4 to 5 किलोमीटर्स। वही वही तुम्हारे पी वेव्स का जो स्पीड होता है, पी वेव्स का स्पीड होता है वो 9 to 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड वो कैरी करते हैं पी वेव्स। लेकिन भले ही इसका स्पीड कम है, एस वेव का पी वेव से स्पीड कम है, लेकिन वो मोर डेंजरस है। ठीक है, मोर डेंजरस है, बट स्लो है लेकिन वो मोर डेंजरस है। पी वेव से क्या है, वो स्लो है लेकिन मोर डेंजरस है। ये क्या करते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं अप डाउन, है ना, अप डाउन, अप डाउन, ऐसा करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो सरफेस वेव के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सरफेस वेव्स देखो, जो वो सारे वेव्स जो सरफेस में ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। यहाँ मैंने बॉडी वेव्स का क्या बताया, जो यहाँ तुम्हारे एस्थेनोस्फेयर में के फोकस में जो डिस्टरबेंस क्रिएट हुई, उससे जो वेव्स निकले और जो बॉडी तक वो वेव्स कैरी आउट हो गए, वो हो गए बॉडी वेव्स। अब लेकिन सरफेस वेव्स क्या हैं, जो सरफेस पे ट्रैवल करते हैं। मतलब यहाँ यहाँ से वेव्स निकला, यहाँ से वेव्स बाहर निकला, बाहर निकला, यहाँ पे मान लो ये वेव्स आ गए। ठीक है, ये वेव्स यहाँ पहुँचने के बाद ये ऐसा 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 जो कवर करे ये पूरा एरिया, ऐसा 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 चले, है ना, ऐसा चले, वो हो गए तुम्हारे सरफेस वेव। मतलब सरफेस में ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये तुमको देख के लग रहा होगा कि ये और ज़्यादा डेंजरस होते हैं, मतलब कि ये हमारे बॉडी वेव से भी ज़्यादा डेंजरस होते हैं सरफेस वेव्स। ठीक है, आगे बढ़। तो ये जो सरफेस वेव्स हैं, इनको हम लोग लॉन्ग लॉन्ग पीरियड वेव्स भी बोलते हैं। लॉन्ग पीरियड वेव्स भी बोलते हैं। ये जो हमारे सरफेस वेव्स होते हैं, इनको लॉन्ग पीरियड वेव्स भी बोलते हैं या एल वेव्स बोलते हैं। एल वेव्स बोलते हैं। ठीक है, एल वेव्स बोलते हैं। अब देखो सरफेस वेव के भी दो 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 हिस्से हैं। एक हो गया लव वेव्स, एक हो गया रे लाई वेव्स। यूपीएससी सरफेस वेव पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, तुम लोग को ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। ज़्यादा फोकस रहता है उनका बॉडी वेव्स पे, लेकिन सरफेस वेव भी हमारे नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने तुमको पहले ही बताया कि सरफेस वेव क्या है, बॉडी वेव से ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, स्लोअर है, लेकिन उन बॉडी वेव से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है, इनका इनका जैसे मैंने बताया कि पी वेव्स क्या होता है कि बॉडी वेव्स में क्या है कि पी वेव्स और एस वेव्स हैं, जो दोनों का अलग अलग डायरेक्शन, एक टू एंड फ्लो चलता है और एक अब जो एविडेंसेस के बारे में बात हुआ था, उसमें हमने देखा था कि अर्थक्वेक भी एक एविडेंस है। तो मतलब अर्थक्वेक हमारे एविडेंस के काम कैसे आता है, तो हाउ अर्थक्वेक इज एन एविडेंस। ठीक है, सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग, मैं बार बार तो मैं हर लेक्चर में यही बोलता हूँ। ठीक है, तो देखो इसमें पहला पॉइंट हम लोग देखें, सीज्मिक वेव। सीज्मिक वेव्स,
तो सीज़मिक वेव क्या है कि हम लोग सीज़मिक वेव देखते हैं कि वो रिफ्रैक्ट करता है, मतलब वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है। मान लो सीज़मिक वेव ऐसे आ रहा है क्रस्ट के पास, अर्थ सर्फेस के पास पहुँचते ही वो ऐसे जाने की जगह वो ऐसे चला जाता है ना? तो मतलब वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है। इससे हम लोग क्या पता चल रहा है कि अर्थ का जो इंटीरियर है, अर्थ का इंटीरियर है, वो होमोजेनियस नहीं है। वो होमोजेनियस नहीं है। अर्थ का इंटीरियर होमोजेनियस नहीं है। अगर मान लो होमोजेनियस होता तो वो जो वेव्स आ रहे हैं वो सीधा ही ऐसे ही पार होना चाहिए ना, लेकिन वो क्या करते हैं, अपने डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। इससे हमें पता चलता है कि अर्थ का इंटीरियर होमोजेनियस नहीं है। अब देखो जो एस वेव्स है हमारा, एस वेव्स जो सेकेंडरी वेव्स है, ठीक है, वो क्या है कि ओनली सॉलिड से पास होता है, हो सकता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जैसे हमने अपने पहले चैनल पढ़ा था कि अर्थ का जो आउटर कोर है वो लिक्विड का बना हुआ है ना, वो लिक्विड का बना हुआ है। तो जिसकी वजह से हम लोग सेकेंडरी वेव देखें तो वो सिर्फ सॉलिड में पास होता है। उसके वजह से क्या होता है कि अर्थ के बहुत सारे एरिया में एक नो शैडो जोन बन जाता है। नो शैडो सॉरी सॉरी एक शैडो जोन बन जाता है, एक शैडो जोन बन जाता है जहाँ पर अर्थक्वेक हम नहीं फील करते हैं। तो देखो मान लो ये अर्थ है तुम्हारा, अर्थ के यहाँ बीच में कोर है, तो मान लो यहाँ कहीं से तुम्हारा वेव्स निकलना शुरू हुई, ठीक है। वेव्स ऐसे ऐसे करके ट्रैवल कर रही हैं। यहाँ तक कुछ नहीं है तो यहाँ पे सीधा अच्छे से ट्रैवल कर रही हैं, सीधा अच्छे से ट्रैवल कर रही हैं। लेकिन जहाँ यहाँ पे कोर आया तो यहाँ तो लिक्विड है, लेकिन हमारा सेकेंडरी वेव्स लिक्विड में ट्रैवल नहीं कर सकता, वो सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करता है। तो ये जो इतना एरिया है, इतना एरिया हमारे पास है, ये एक शैडो जोन बन जाता है। क्यों क्योंकि यहाँ पे हमें सरफेस वेव फील नहीं होते हैं। तो हमें इससे अंदर एक एविडेंस मिल रहा है, अर्थ के कोर में लिक्विड होने का हम लोग को एक एविडेंस मिल रहा है कि हाँ लिक्विड है वहाँ पर, जिसकी वजह से सरफेस पे हमें फील नहीं हो रहा है। तो ये जैसे बुक में तुम्हारे मेंशन है 103 डिग्री टू 103 डिग्री सरफेस वेव में हमें एक शैडो जोन देखने को मिलता है। सॉरी सेकेंडरी वेव में हमें एक शैडो जोन देखने को मिलता है जहाँ पे अर्थक्वेक फील नहीं होता है। तो इसका तुम एक डेफिनेशन लिख सकते हो कि लार्जर शैडो जोन्स ऑफ सेकेंडरी वेव्स, ठीक है, लार्जर शैडो जोन्स ऑफ सेकेंडरी वेव्स ब्रैकेट में फ्रॉम 103 डिग्री टू 103 डिग्री। अब देखो 103 या 108 तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो, ये उतना मैटर नहीं करता है। 103 डिग्री टू 103 डिग्री, ठीक है, प्रूव्स दैट आउटर कोर मस्ट बी लिक्विड, ठीक है। ये प्रूव करता है कि आउटर कोर मस्ट बी लिक्विड। क्यों? क्योंकि सरफेस वेव हमारा सेकेंडरी वेव सिर्फ हमारा सॉलिड में ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। अब उसी तरह से पी वेव्स की बात करते हैं हम लोग। पी वेव्स बात करें, थर्ड पॉइंट है हमारा पी वेव्स। तो देखो थर्ड, जैसे कि ये मान लो हमारा अर्थ है, सेम यहाँ कोर है, यहाँ कहीं से वेव्स निकली, यहाँ कहीं से वेव, यहाँ अगर कुछ नहीं है तो ये सीधा सही चल रहा है। तो अब देखो जैसे मैंने तुमको बताया कि पी वेव्स तीनों मीडियम में ट्रैवल कर सकती हैं। दैट डजंट मीन कि तीनों मीडियम में इक्वली ट्रैवल कर सकती हैं। अब यहाँ पे कोर के पास तुम्हारा लिक्विड मिला है, ठीक है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है। मान लो सरफेस चेंज हुआ, यहाँ पे सॉलिड आया, यहाँ पे लिक्विड आया, सॉलिड से डायरेक्शन मान लो फिर चेंज हुआ, फिर लिक्विड खत्म हुआ तो फिर सॉलिड मिला, तो फिर एक उसका डायरेक्शन चेंज हुआ। फिर मान लो यहाँ आया, यहाँ हुआ, फिर चेंज हो गया, फिर यहाँ अर्थ सरफेस आया, यहाँ पे ऐसा कोई वेव्स आया, फिर डायरेक्शन चेंज हो गया। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमें देखने को मिल रहा है कि अपना जो पी वेव्स है वो डायरेक्शन चेंज कर रही है अंदर में, जिसकी वजह से क्या है कि 103 डिग्री टू 140 डिग्री जो ये बीच का एंगल बच रहा है, ये जो बीच का एंगल 140 डिग्री टू 103 डिग्री का, ठीक है, ये क्या हो रहा है, हमारा एक शैडो जोन बन जा रहा है जहाँ पे हमें पी वेव्स फील नहीं हो रही हैं, ठीक है। जहाँ पे ये हमने ये देखा 103 टू 103 एक शैडो जोन है एस वेव के लिए, मतलब सेकेंडरी वेव्स के लिए। वैसे ही 103 से 140 तक एक शैडो जोन है जो जहाँ पे हम पी वेव्स मतलब प्राइमरी वेव्स फील नहीं कर रहे हैं। जैसे क्यों? क्योंकि पी वेव्स जो है मीडियम चेंज कर रही है इनर कोर के पास में, मीडियम चेंज कर रही है। क्यों? क्योंकि अंदर में सॉलिड से लिक्विड में आई तो उन्होंने रिफ्लेक्ट किया, ठीक है, लिक्विड से फिर दोबारा सॉलिड में गई तो फिर वो रिफ्लेक्ट किया। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो मीडियम चेंज हो रहा है अंदर में, ठीक है। अब इसके बारे में ही और तुम जान लो कि अर्थक्वेक हम लोग एक डिवाइस के बारे में जान लो जिससे हम लोग अर्थक्वेक मेजर करते हैं। कौन सा डिवाइस है वो? उस डिवाइस का नाम है SISMOG
RAPH, सिस्मोग्राफ। ठीक है, ये वो डिवाइस है जिससे हम लोग अर्थक्वेक मेजर करते हैं। दिस इज द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द अर्थक्वेक। ठीक है, अब इस सिस्मोग्राफ में ना दो स्केल्स होते हैं। दो स्केल्स कौन कौन से होते हैं मैं तुम्हें बता देता हूँ। एक स्केल होता है तुम्हारा RICHTER, रिचर स्केल। ठीक है, दूसरा स्केल होता है MERCAILLI, मर्केली स्केल। ठीक है, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग। ठीक है, मैंने स्पेलिंग तुमको इसलिए बोल दिया है, तुम स्पेलिंग वैसा ही लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो रिचर स्केल इज वन जिसको हम अभी करेंटली यूज कर रहे हैं। मर्केली स्केल को हम लोग पहले यूज किया करते थे। तो रिचर स्केल से हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं। रिचर स्केल से हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं। मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट इट इज द एनर्जी रिलीज, मतलब कितना एनर्जी रिलीज हुआ है वो हम लोग मेजर करते हैं रिचर स्केल से। ठीक है, रिचर स्केल में इसमें एक लॉग स्केल होता है। ठीक है, लॉग स्केल होता है जो 0.0 से लेकर के 9 तक होता है। 0 से लेकर के 9 तक होता है। जैसे तुमने तुम न्यूज़ में सुनते होगे कि हाँ 4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक का आया, 5 मैग्नीट्यूड का आया, तो वो यही स्केल मेजर करता है, लॉग स्केल। और लॉग स्केल क्या होता है, लॉग स्केल मतलब कि लॉग स्केल वो दिखाता है कि अगर 0 से 1 मतलब कि किसी दो के बीच का डिफरेंस होता है, वो एक डिफरेंस 10x ज़्यादा बड़ा होता है। मतलब मान लो एक कहीं पे मैग्नीट्यूड आया, कहीं पर 2 मैग्नीट्यूड हुआ, तो उसमें क्या होता है कि वो जो डिफरेंस हुआ 1 से 2 जाने में, तो 1 से 2 का जो डिफरेंस आया एनर्जी रिलीज में, वो 10x एनर्जी ज़्यादा रिलीज हुआ है। मान लो कहीं पर वन मैग्नीट्यूड का आया है और कहीं पर 2 मैग्नीट्यूड का, तो 2 मैग्नीट्यूड में 10x एनर्जी ज़्यादा रिलीज हुआ है कंपेयर टू 1 मैग्नीट्यूड। ठीक है, हम लोग बात कर लें और हाँ चलो ठीक है, एक और पॉइंट इसमें रह गया था कि ये क्या होता है कि अगर डिस्टेंस बढ़ता है, जैसे मैग्नीट्यूड मैं तुमको अच्छे से बता दूं कि मान लो यहाँ पे बिहार में अर्थक्वेक आया, बिहार में अर्थक्वेक आया, तो वो अगर मान लो दिल्ली में भी फील हुआ, तो इसमें हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि हाँ अलग अलग मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया दोनों में। ये अगर डिस्टेंस बढ़ता है लेकिन फिर भी मैग्नीट्यूड सेम होता है। बिहार में अगर बोला जाए 4 मैग्नीट्यूड, तो दिल्ली में भी अगर वो फील हुआ है तो वो बोला जाएगा कि 4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। ये दिस डजंट चेंज विथ द डिस्टेंस। ठीक है, दिस डजंट चेंज विद द डिस्टेंस। ठीक है, और वही हम लोग बात कर लें मर्कली स्केल के बारे में, तो ये क्या होता है, ये हम लोग क्या मेजर करते हैं, इसे इंटेंसिटी मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं हम लोग, इंटेंसिटी मेजर करते हैं। इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी इज नथिंग बट द डिस्ट्रक्शन कॉज, जितना भी डिस्ट्रक्शन कॉज हुआ है हम लोग वो देखते हैं। लेकिन जैसा हमने यहाँ पे देखा कि ये डिस्टेंस के हिसाब से ये चेंज नहीं होता है, बट मर्करी स्केल में क्या होता है कि डिस्टेंस के हिसाब से चेंज होता है। मान लो बिहार में एपिसेंटर बना, अर्थक्वेक आया तो बिहार में एपिसेंटर बना, तो ये है कि वो चीज़ दिल्ली में तुमको फील हुई, दिल्ली में भी तुमको वो चीज़ फील हुई, लेकिन जितना डिस्ट्रक्शन बिहार में कॉज होगा उतना ही सेम डिस्ट्रक्शन क्या दिल्ली में कॉज होगा, नहीं ना। तो वही बता रहा है कि जो इंटेंसिटी है, मतलब कि जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे इंटेंसिटी घटते जाएगी। ठीक है, इसलिए इट चेंज विद द इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो ये था तुम्हारा एक इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लोग अर्थक्वेक मेजर करते हैं। अब एक और छोटा सा टॉपिक तुम्हारा रह रहा है डिसकंटिन्यूटी का। ठीक है, कौन सा टॉपिक है, डिसकंटिन्यूटी का, डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूटी क्या है, जैसे तुमने अगर पिछला लेक्चर देखा है तो उसमें तुमने देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में बैठे हुए हैं। ठीक है, रुक जाओ मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। लेट्स मेक द डायग्राम, उसके बाद हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये है क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, इसमें तुमने देखा कि जो क्रस्ट है वो 2 पोर्शन में बटा है, जो मेंटल है वो भी 2 पोर्शन में बटा है,
जो कोर है वो भी 2 पोर्शन में। तो ये क्यों बटा है? क्यों बटा है? क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ हम लोग को एक डिफरेंसेस देखने को मिली है। यहाँ पे कुछ अलग प्रॉपर्टीज देखने को मिली थी, यहाँ कुछ अलग प्रॉपर्टीज देखने को मिली थी, यहाँ कुछ अलग। तो वो डिसकंटिन्यूटी वही होती है कि हमारे जो एक क्रस्ट में जो हमें 2 डिसकंटिन्यूटी देखने को मिली कि यहाँ पे अलग प्रॉपर्टी, यहाँ पे अलग प्रॉपर्टी, वही हो गई तुम्हारी क्या? डिसकंटिन्यूटी। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, अपर कोर, लोअर कोर। ठीक है, ये हो गया। तो ये जो इसके ऊपर नाम रखा गया है, तो नाम रखा गया है जो जिन जिन साइंटिस्ट ने इस चीज़ों को ढूंढा है वो उनके ऊपर ही नाम रख दिया गया है। तो पहले मैं नाम लिख देता हूँ, CONRAD, कॉनरेड। ठीक है, फिर हो गया मोहो। इसका नाम कुछ और ज़्यादा बड़ा है बट मुझे भाई मोहो से ही याद होता है, तुम भी मोहो याद रखोगे तो वही काफ़ी है। ठीक है, फिर हो गया रेपिटी। ओके, फिर आ गया गुटन गुटनबर्ग। ठीक है, फिर आ गया लेमैन। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जिन्होंने ये डिसकंटिन्यूटी ढूंढी। तो इनके ही नाम पर हमने ये डिसकंटिन्यूटी का नाम रख दिया है। ठीक है, तो इसको तुम लोग सिंपल से ऐसे याद कर सकते हो कि CMRGL, इसको तुम ऐसे याद रख लो तो कॉनरेड, मोहो, रिपेटी, गुटेनबर्ग, लेमैन। ठीक है, तो इस तरह से तुम लोग इसको ध्यान में रख सकते हो। तो ये था तुम्हारा बात डिसकंटिन्यूटी के बारे में। तो इस तरह से तुम्हारा ये लेक्चर मतलब ख़त्म होता है। तो अब इसके नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो और भी एविडेंस हमारा बताता है अर्थ के बारे में। तो मिलते हैं तुम लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ठीक है।